ठीक है। सो बेसिकली आज स्टार्ट करेंगे हम लोग यूट्यूब मैनोमीटर से। सो ये कुछ ऐसे शेप का कोई अपना इंस्ट्रूमेंट है। इसका यूज क्या है बेसिकली? टू मेजर प्रेशर ऑफ गैसेस, टू मेजर प्रेशर ऑफ गैसेस। ठीक है। नॉट ओनली गैसेस, बेसिकली आगे जाके वेंचुरीमीटर वो सब में भी आएगा। तो इसका बेसिक फंडा क्या है देख लो। यहां पे एक फ्लास्क है जिसके अंदर गैस भरी हुई है। ठीक है। अच्छा, बीच में एक फ्लूइड कनेक्टेड है। लेट से ये जो फ्लूइड है इसका डेंसिटी है रो। ठीक है, इसका डेंसिटी है रो। अच्छा, अभी देखो क्या है ना, इस फ्लास्क का टेम्परेचर हम लोग कम ज्यादा कर सकते हैं। यहां पे हम लोग एक बंसन बर्नर डाल देंगे जो इस गैस को हीट करेगा। तो जैसे तुमने गैसेस लॉ में पढ़ा था कि योर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन कांस्टेंट वॉल्यूम, पढ़ा है कि नहीं है? हाँ। ओके, सो बेसिकली ये देखो, ये जो ट्यूब है इसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है कंपेयर टू ये फ्लास्क। तो कहना इसे ये गैस का वॉल्यूम मोर और लेस सेम ही है, हाँ या ना? तो बेसिकली अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊं तो कहना है इसका प्रेशर भी लीनियरली इंक्रीज होगा अगर मैं टेम्परेचर को केल्विन स्केल में ले रहा हूं तो, हाँ या ना? हाँ। ठीक है, वो टेम्परेचर का पार्ट तो थर्मोडायनामिक्स में देख लेंगे। अभी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमें वो प्रेशर कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली अगर तुम्हें इस फ्लास्क के अंदर की जो गैस है अगर तुम्हें उसका प्रेशर कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे, मुझे ये बताओ जरा। बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे एक फ्लास्क है जिसे मैंने यूट्यूब मैनोमीटर से कनेक्ट किया हुआ है। और जैसे मैंने इसे टेम्परेचर राइज किया कम में जो भी हो बेसिकली, जिसके कारण क्या हुआ, ये मैनोमीटर के दोनों साइड्स पे, दोनों आर्म पे मुझे एक हाइट का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। लेट से उसे स्मॉल एच मान रहे हैं, और यूट्यूब मैनोमीटर के अंदर जो लिक्विड है उसका डेंसिटी है रो। अभी मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि इस फ्लास्क के अंदर जो गैस है मुझे उसका प्रेशर बताना है, तो कैसे करोगे तुम, ये जरा सोच के बताओ मुझे। इस फ्लास्क के अंदर की गैस का मुझे प्रेशर बताना है ये, तो यार जरा सोच के बताओ मुझे कैसे करेंगे ये। बेसिकली कैसे करेंगे इसे, लेट से गैस का प्रेशर है पी, गैस का प्रेशर है पी, और हमें ये प्रेशर फाइंड करना है। अच्छा, कहना है इसे ये पॉइंट पे प्रेशर भी पी ही रहेगा बिकॉज एक ही फ्लूइड से कनेक्टेड है ना। और हाँ, गैसेस के केस में तुम्हारे रो जीएच मतलब हाइट के कारण बहुत ज्यादा चेंज इन प्रेशर नहीं होता है। आई मीन तुम लोग बोलोगे यहाँ पे प्रेशर अलग होना चाहिए, यहाँ पे प्रेशर आना होना चाहिए। अगर तुम गैसेस का रो देखोगे बेसिकली डिफरेंस इन प्रेशर रो जीएच होता है ना, फ्लूइड का डेंसिटी इंटू जी इंटू एच। गैसेस के केस में फ्लूइड का डेंसिटी बहुत कम होता है। सो मोर और लेस यहाँ पे जितना प्रेशर है हर जगह पे प्रेशर उतना ही रहेगा। इतना पॉइंट क्लियर है? अच्छा, सेम फ्लूइड है, बीच में कोई भी दूसरा फ्लूइड नहीं है, तो कहना है ये पॉइंट पे प्रेशर भी पी ही रहेगा, हाँ या ना? बेसिकली हाइट का जो लेवल है वो सेम है ना। ठीक है, बेसिकली फ्लूइड सेम ही है, बीच में कोई भी दूसरा फ्लूइड नहीं आ रहा है, और हाइट सेम है, तो इस पॉइंट पे प्रेशर भी पी रहेगा। अच्छा, यहां पे प्रेशर कितना है, कहने से पी एटीएम के बराबर है, हाँ या ना? तो बेसिकली पी कितना रहेगा, पी एटीएम प्लस रो जीएच। लिक्विड के केस में जितना भी तुम नीचे आओगे तो रो जीएच का प्रेशर ऐड करना पड़ेगा। तो फाइनली हमें पी कितना मिल रहा है, प्रेशर का वैल्यू कितना मिल रहा है, वो मिल रहा है पी एटीएम विच इज नथिंग बट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जीएच। सो या, सो यूजिंग अ सिंपल मैनोमीटर हम लोग एक फ्लास्क के अंदर कोई भी गैस है उसका प्रेशर बहुत इजीली मेजर कर सकते हैं। इतना क्लियर है? बेसिकली यहां पे मार्किंग्स होते हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं होती। जब तुम प्रैक्टिकली कोई मैनोमीटर खरीदोगे तो यहाँ पे मार्किंग्स होते हैं, तो ये जो लिक्विड जितना ऊपर नीचे जा रहा है उसके हिसाब से इसके अंदर का प्रेशर हम लोग बहुत इजीली जज कर सकते हैं। इतना क्लियर है? इसका वर्किंग माइन ऑल लिखो चलो ये। तो चलो, वेरिएशन ऑफ प्रेशर ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड कंटेनर। तो ये पूरा का पूरा एक कंटेनर लेट से राइटवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है विद एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल है, सही बात है। तो इसके कारण कहना है जो अपना सरफेस एक एंगल पे इंक्लाइंड हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली खुद इमेजिन करो एक फिश टैंक लो, उसे थोड़ा सा खिसकाओ तो बेसिकली उसका जो सरफेस है थोड़े टाइम के लिए उसका इंक्लिनेशन चेंज हो जाता है, सही, वो हॉरिजॉन्टल नहीं रहता। तो ये क्यों हो रहा है ये देखते हैं। तो यहां पे डायग्राम में देखो क्या किया हमने, एक इमेजिनरी सिलेंडर लिया है, हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर लिया है। लेट से इसका हाइट है एल और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है कैपिटल ए, सही बात है। अच्छा ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं लेट से इसके राइट में लेट से प्रेशर P1 है और लेफ्ट में लेट से प्रेशर P2 है।
तो मुझे दोनों एंड्स पे फोर्स बता सकते हो तुम, फोर्स कितना लगेगा? बेसिकली यहां पे एक फोर्स लगा, मैंने क्या बताया तुम्हें, फोर्स जो होता है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है। वैल्यू क्या होगी फोर्स की, कहने से P1 इंटू ए, आया ना, ठीक है। उसके बाद कहने से यहां पे भी एक फोर्स लगेगा अपने सिलेंडर पे, विच इज नथिंग बट P2 टाइम्स ए, आया ना, ठीक है। अच्छा, अभी सिंस एक तो इससे हम लोग वो उस ऑब्जेक्ट फ्रेम में भी कर सकते हैं, लेकिन इस केस में मैं ग्राउंड फ्रेम में प्रेफर करूंगा। अगर पूरा का पूरा कंटेनर राइटवर्ड ए एक्सेलरेशन से जा रहा है तो कहना है ये जो सिलेंडर है, इमेजिनरी सिलेंडर, ये भी राइटवर्ड ए एक्सेलरेशन से जाएगा, आया ना। तो इस पे जो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो इसका मास टाइम्स एक्सेलरेशन के बराबर होगा। इतना क्लियर है कैसे किया ये? ठीक है, तो सबसे पहले तो समेशन एफ एक्स में कर रहा हूं ऑन द सिलेंडर विच इज नथिंग बट नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। कहना है ये होगा P2A माइनस P1A, P2A माइनस P1A। बेसिकली यहां पे राइट वर्ड P2A लग रहा है और लेफ्ट वर्ड P1A लग रहा है, तो नेट फोर्स रहेगा P2A माइनस P1A। इतना क्लियर है? आया ना। अच्छा, ये जो है ये होना चाहिए मास टाइम्स एक्सेलरेशन के बराबर। अच्छा, अभी हमें क्या करना है, बेसिकली पूरे के पूरे सिलेंडर का मास निकालना है। कहना है इसका जो मास होगा वो होगा डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम, आया ना, ठीक है, विच इज नथिंग बट डेंसिटी टाइम इसका वॉल्यूम कितना होगा। कहना है क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू हाइट कर दूंगा, या फिर इस केस में क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, तो ये हो जाएगा बेसिकली AL, आया ना। तो बेसिकली यही चीज इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा P2, एक काम करूंगा मैं A कॉमन ले लूंगा तो P2 माइनस P1 टाइम्स A, ये जो है ये रो AL के बराबर है। इतना क्लियर है कैसे आया इतना? तो A और A कैंसिल, इससे हमें क्या मिल रहा है, बेसिकली जो डिफरेंस इन प्रेशर है दोनों एंड में P2 माइनस P1 जो है वो रो एल के बराबर आ रहा है। इतना क्लियर है ये कैसे आया? अच्छा, अभी कहना है ये पॉइंट पे प्रेशर होगा PATM और ये पॉइंट पे भी प्रेशर होगा PATM, है ना। तो यहां से मैं P2 का वैल्यू कितना बता सकता हूं, कहना है P2 PATM से H2 डिस्टेंस या फिर H2 हाइट नीचे है, तो P2 कितना रहेगा तुम्हारा, P2 रहेगा PATM प्लस रो GH2, है ना। और P1 जो है वो PATM से H1 हाइट नीचे है, तो P1 कितना होगा, P1 रहेगा PATM प्लस रो GH1। इतना क्लियर है? सो बेसिकली यही से अगर मैं P2 माइनस P1 करूं वो कितना आएगा तुम्हारा, PATM कट जाएगा तो रोजी कॉमन ले सकता हूं मैं, यहां पे रोजी कॉमन लूंगा, अंदर बचेगा H2 माइनस H1। तो P2 माइनस P1 का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है रोजी टाइम्स H2 माइनस H1। इतना क्लियर है ये कैसे आया? हाँ है ना। तो बस हमें करना क्या है, ये जो चीज है वो इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है। अच्छा, यहाँ पे मैंने बस यहाँ पे एक्सेलरेशन लिखना भूल गया था मैं, मास टाइम्स एक्सेलरेशन है ना, सही है। तो यहाँ पे भी ए एक्सेलरेशन आएगा, तो अभी बस P2 माइनस P1 का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। कितना है ये, रो जी H2 माइनस H1, ये जो है ये रो एल ए के बराबर आ रहा है, हाँ या ना। दैट्स इट, यहाँ पे रो रो कैंसिल, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है इस ट्राइंगल पे फोकस करो, ये वाला हाइट कितना रहेगा, कहना ऐसे ये वाला हाइट रहेगा H2 माइनस H1, आया ना। सही बात है, तो इस ट्राइंगल में tan थीटा कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा इन दिस एंगल, ये 90 डिग्री है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो कहना है इट्स नथिंग बट H2 माइनस H1 अपॉन L, आया ना। तो बेसिकली tan थीटा निकालना है तो करना क्या, हमें ये चीज इवेल्युएट करनी है, H2 माइनस H1 अपॉन L, ये किसके बराबर होगा इस केस में, कहने से A बाई G के बराबर आ रहा है, और यही चीज तुम्हारी tan थीटा के बराबर है। तो फाइनली हमारा थीटा का आंसर क्या आ रहा है, थीटा कितना आ रहा है फाइनली, इसे हम लोग बोल सकते हैं कि इट्स नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ A बाई G।
सो ये जो सरफेस का इंक्लिनेशन है वो तुम्हारे एक्सेलरेशन और कंटेनर का एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिर्फ इन दो चीजों पे डिपेंड करता है। तो डेंसिटी, वेंसिटी, फिर कंटेनर का लेंथ, एनीथिंग किसी चीज पे भी डिपेंड नहीं करता। वो बस कंटेनर का राइटवर्ड एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो क्लियर है ये कैसे आया? हाँ। लिखो चलो ये। ठीक है, तो अपने फ्लूइड स्टैटिक्स में नेक्स्ट टॉपिक है बियॉन्ड फोर्स, आई मीन आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हम बियॉन्ड फोर्स निकालते हैं, बेसिकली बियॉन्ड फोर्स इवैल्यूएट करते हैं। सही है? अच्छा ठीक है। अभी बियॉन्ड फोर्स, अच्छा सबसे पहले तुम्हें ये आर्किमिडीज की कहानी पता है तुम लोग हाँ। को? बोलो क्या पता है तुम्हें? भाई वो पता। अरे वो उसको राजा ने किसने बोला था कि क्या ये प्योर और इसको डिफरेंशिएट करके बता, प्योर गोल्ड और इसको। तो फिर वैसा बाथटब में ऐसा सोच रहा था क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। फिर वो जैसे ही अंदर गया, पानी बाहर निकला, तो फिर वो यूरेका करके चिल्लाने लगा। बस ठीक है, तो फिर ये तो तुमने स्टोरी बता दी, लेकिन इसके पीछे का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तो बता। आई मीन पानी बाहर जाने से क्या हो रहा है? मतलब जितना वो ऑब्जेक्ट का वेट है, वो पानी में जितना वो वाटर डिस्प्लेस होता है उतना वो ऑब्जेक्ट का वेट होता है। नहीं। वो तो क्या फोर्स होता है? ठीक है, बताता हूँ बेसिकली। ठीक है, आई मीन चलो यहाँ पे गोल्डन कलर कौन सा है यार? चलो इसी को गोल्डन मान लो। ठीक है, तो बेसिकली राजा ने एक स्मिथ को एक क्राउन बनाने के लिए दिया था, उसका क्राउन का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। तो क्राउन का शेप एकदम ऐसा वियर्ड होता है, सही है? तो लेट्स से यहाँ पे एक क्राउन इस स्मिथ ने बनाया। ठीक है, अच्छा, क्राउन बनाने के बाद राजा को शक हुआ, तो बेसिकली राजा ने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गोल्ड दिया था उसे कि ये भाई ले ले, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गोल्ड ले ले और इसका एक क्राउन बना। ठीक है, तो क्राउन बनने के बाद राजा को शक हुआ कि इसने क्या किया है, बंदे ने इसमें थोड़ा सा कॉपर या फिर कोई और एलिमेंट या फिर कोई और मेटल मिक्स किया है। ऐसा राजा को शक हुआ, लेकिन वो अभी यकीन के साथ उसे बता नहीं सकता। तो उसने कोर्ट में बेसिकली, आई मीन उसके दरबार में ये चीज बता दी कि भाई जो चीज इसे प्रूव करके दिखाएगा कि ये प्योर गोल्ड है या नहीं, इसे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली उसे इनाम मिलेगा और ऑब्वियसली उस स्मिथ को सजा मिलेगी, और वो जमाने में भी उसे मार डालते होंगे। सही है? सो बेसिकली ये काम आर्किमिडीज को सौंपा गया कि तुम्हें ये बताना है कि ये क्राउन जो है ये प्योर गोल्ड का बना है या फिर इसमें कुछ मिक्स है। आई मीन उस जमाने ऑब्वियसली बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स नहीं थी, केमिकल आजकल के जमाने में बहुत इजीली बता देंगे। सही है? तो ये क्राउन तुम्हारे पास सपोज मैंने लाके दे दिया है, और तुम्हें बताना है कि चलो ये बताओ कि ये प्योर गोल्ड का बना है या फिर इसमें मिलावट है, इसमें एडल्ट्री की गई है दूसरे मेटल की। तो तुम लोग कैसे बताओगे, ये बताओ मुझे। मेल्ट करके कुछ। वो तो आर्किमिडीज मेल्ट प्रिंसिपल करके? से एक मेल्ट करके डेंसिटी अलग रहेगा ना दोनों का। तो मेल्ट करने की क्या जरूरत है उसमें? मतलब फिर अरे बट मेल्ट, इतना अच्छा क्राउन है, इतना मेहनत लगा से फिर से मेल्ट कर दो अरे बिना क्राउन को ये करे? एक उसी के वो वेट का एक, मतलब जितना गोल्ड उसको दिया था वो एक, वो प्योर गोल्ड का एक दूसरा क्राउन बनाने का, एंड उसको पानी में लगाने का। फिर जितना वाटर डिस्प्लेस होता है, अगर ये जो मिलावट वाले ये वो वाटर इससे, डिस्प्ले के पीछे पड़ी है। वही है लेकिन ना धरुसा सर। धरुसा क्राउन भी तो इम्प्योर हो सकता। अरे तो वो तो राजा के ऑब्जर्वेशन में बनेगा ना यार। ओ, ओ। मतलब वॉल्यूम निकालना पड़ेगा मतलब कित क्राउन बट का। मेहनत है उस काम में। देखो मैं अभी जो शरण्य ने बताया उसे जरा मैं अच्छा करके बताता हूँ। प्योर गोल्ड का राजा का ऑब्जर्वेशन में बनाओ, अगर दोनों का मटेरियल सेम है तो दोनों का वेट सेम रहेगा। हम्म। सही है, लेकिन अगेन इट वाज अ कम्बरसम प्रोसेस, थोड़ा सा टायर्डसम प्रोसेस था, फिर से पूरा का पूरा क्राउन बनाओ। और ये काम स्मिथ अच्छे से करेगा, और स्मिथ फिर 10 चीजें बता सकता है उसमें, नहीं इसका डिजाइन ऐसा, डिजाइन वैसा, इसके कारण वेट में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है। एंड या मेटल्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता उनके वेट्स में। सो या बहुत माइन्यूट डिफरेंस आएगा तो स्मिथ उसमें ये करेगा। तो क्या, तो बेसिकली आर्किमिडीज को भी ये सवाल था आर्कती यार मैं कैसे इसे प्रूव करूं। सही है, तो आर्किमिडीज में के दिमाग में आया डेंसिटी, कि चलो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी डेंसिटी निकालूंगा। और सिंस डेंसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है,
डेंसिटी जो प्रॉपर्टी है ना मास पे डिपेंड करती है ना वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। सही है, तो जो ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो कैन आई से अगर मटेरियल प्योर है तो डेंसिटी भी इक्वल आएगी। मतलब बाजू में मैं एक प्योर गोल्ड का ब्लॉक लूंगा, मैं उसका डेंसिटी इवेल्युएट करूंगा, और अगर इसका डेंसिटी उसका डेंसिटी सेम आया मतलब दोनों के दोनों का मटेरियल तो सेम है, और अपना जो क्राउन है वो प्योर गोल्ड का बना है। सही है, तो बेसिकली बात यहां पे आई डेंसिटी इवेल्युएट करने की, कि भैया हमें डेंसिटी इवेल्युएट करना है। अभी तुम लोग मुझे बताओ इस क्राउन का डेंसिटी कैसे इवेल्युएट करूंगा मैं विदाउट हार्मिंग दिस क्राउन। अभी ये मत बोलो कि इसे पूरा का पूरा मेल्ट करो, प्रॉपर क्यूब में बनाओ और फिर उसका मास अपॉन वॉल्यूम करो, ये मत बोलो। तुम लोग अब मुझे बताओ कि इसका डेंसिटी कैसे इवेल्युएट करेंगे हम लोग, सोचो। डेंसिटी का सिंपल फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। सही है, डेंसिटी का सिंपल फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सही है, हाँ। ठीक है। सो बेसिकली मेल्ट क्यों नहीं कर रहे हम लोग, बिकॉज हर बार हम लोग मेल्ट नहीं करते बैठ सकते अगर प्योरिटी चेक करनी है तो। सही है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो या प्रॉपरली वेट करके मास तो निकाल सकते, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो या आर्किमिडीज में दिमाग में यही चला था कि वॉल्यूम कैसे निकालूं इसका, बिकॉज अगर वॉल्यूम निकल गया तो डेंसिटी निकल जाएगा। सो या जब आर्किमिडीज जैसे बाथटब में बैठा तो थोड़ा पानी बाहर आया, वैसे उसको क्लिक हुआ कि मेरे बॉडी का जितना वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम का पानी बाहर डिस्प्लेस होगा ना। अब ये देखो क्राउन बहुत इरेगुलर शेप का है, तो ये कोई फिक्स ज्योमेट्री नहीं यार भाई। अगर फिक्स क्यूब होता या फिर स्फीयर होता तो उसका वॉल्यूम तो बहुत इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन ये क्राउन कोई प्रॉपर ज्योमेट्री नहीं, तो इसका कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है। तो या उसे कैसे क्लिक हुआ, बॉडी भी तो एकदम इरेगुलर शेप की है, बट इतना तो पता है ना कि अगर मैं पानी में बैठूं तो जितना मेरा वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम बाहर आएगा, फिर उतना ही वॉल्यूम ऊपर आएगा पानी का। तो या आर्किमिडीज ने क्या किया, ये पूरा का पूरा जो क्राउन था उसे एक पानी में डाला, और उसका जितना पानी ऊपर आया तो उससे प्रोपोर्शनली वॉल्यूम कैलकुलेट किया। बेसिकली अगर देखने जाए तो एक यार कंटेनर बना दो, चलो बहुत सिंपल है, मतलब ये समझना तो बहुत सिंपल है कि लेट से यहां पे एक कंटेनर बना दो, और कंटेनर के अंदर लेट से मैं पानी डाल रहा हूं। तो लेट से ओरिजिनली इतना पानी है, ओरिजिनली इतना पानी है कंटेनर के अंदर। अच्छा, अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं क्राउन को ले रहा हूं और इसके अंदर डाल रहा हूं क्राउन, और इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण अपना पानी जो था वो लेट से थोड़ा सा ऊपर आ गया। लेट से उसके कारण पानी इतना ऊपर आया। अच्छा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इसका हाइट लेट से एच हाइट ऊपर आया है, तो वॉल्यूम कितना होगा ये क्राउन का, क्या ना इसे ए इंटू एच के बराबर होगा। तो देखो बेसिकली जितना क्राउन का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम ऊपर डिस्प्लेस होगा ना। हाँ। तो या बहुत इजीली हम लोग वॉल्यूम इवैल्यूएट कर सकते हैं इस मेथड से, और अगर वॉल्यूम इवैल्यूएट कर सकते हैं, मास इवैल्यूएट कर सकते हैं, कहना है डेंसिटी भी बहुत इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो या आर्किमिडीज को बेसिकली क्लिक का जो बाथटब में बैठा थोड़ा सा पानी बाहर स्पिल हुआ तब उसे क्लिक हुआ, अरे ये तो मैं इस मेथड से बहुत इजीली वॉल्यूम इवैल्यूएट कर सकता हूँ, यूरेका चिल्लाने लग गया। सो या मास पता है, वॉल्यूम पता है, कहना है डेंसिटी इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो ऐसे करके उसने क्राउन की डेंसिटी को इवैल्यूएट किया, उसे प्योर गोल्ड के डेंसिटी से कंपेयर किया और अलग अलग आ रहा था। सो या तो मतलब स्मिथ ने एडल्ट्री की थी, उसने एडल्ट्रेशन किया था स्मिथ ने, और स्मिथ को सजा हुई। समझ में आया क्या था स्टोरी, यूरेका क्या साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक वे में। अच्छा, तो अब ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है, बेसिकली ये अपना बियॉन्ड फोर्स कैसे इवैल्यूएट करना है इसकी आइडिया देता है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है, बॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड
बेसिकली अगर तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को इमर्स कर रहे हो किसी फ्लूइड में, तो वो ऑब्वियसली उस पे एक फोर्स लगाएगा इन अपवर्ड डायरेक्शन, और उस फोर्स का वैल्यू जो है वो फ्लूइड को जितना हम लोग ने जितने फ्लूइड को डिस्प्लेस किया है उसके वेट के बराबर होगा। इसका प्रूफ बता सकते हो तुम थोड़ा सोच के? देखो, तो बेसिकली इसका प्रूफ देखना है हमें कि इसका प्रूफ क्या होना चाहिए। ठीक है, सपोज एक कंटेनर है, सपोज वी हैव अ कंटेनर। ठीक है, कंटेनर के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है और लेट से मैं किसी V वॉल्यूम का ब्लॉक इस पे डाल रहा हूं। बेसिकली ऐसा अपना कुछ एक कंटेनर है और कंटेनर जो है लेट से फ्लूइड से भरा। अच्छा, ये जरूरी नहीं वाटर है, अभी ब्लू बना रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि वाटर डाल रहा हूं मैं इसके अंदर। ठीक है, लेट से किसी फ्लूइड के अंदर भरा हुआ है। अभी सपोज मैंने इसके अंदर एक ब्लॉक डाला, इसके अंदर मैंने एक ब्लॉक डाला और लेट से ब्लॉक का वॉल्यूम है V, ब्लॉक का वॉल्यूम है V, और लेट से फ्लूइड का डेंसिटी है रो। ठीक है, अच्छा, कैन आई से जितना वॉल्यूम का मैंने ब्लॉक डाला है, जितना वॉल्यूम का ब्लॉक डाला है उतना ही वॉल्यूम का फ्लूइड ऊपर आएगा, डिस्प्लेस होगा बेसिकली। आई मीन लेट्स से अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A और इसका हाइट h है, तो ये वॉल्यूम कैन आई से AH के बराबर होगा। हाँ आया ना? हाँ आई मीन जितना मैं ब्लॉक डालूंगा उतना ये ऊपर जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो कहना है से बेसिकली इस ब्लॉक के कारण AH वॉल्यूम का फ्लूइड ऊपर आया है, तो इसका मास कितना रहेगा बेसिकली? वॉल्यूम टाइम्स डेंसिटी विच इज नथिंग बट AH टाइम्स डेंसिटी। हाँ या ना? हाँ हम्म, तो बेसिकली इतने मास का फ्लूइड जो है ये ऊपर उठा है। ठीक है, तो बेसिकली किसके कारण हुआ? ये ब्लॉक के कारण हुआ। तो कहना है से वाटर भी इस पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा, और वो किसके बराबर होगा? ये जितना वॉल्यूम है उसके वेट के बराबर होगा, बिकॉज उतना ही वेट ऊपर उठाए ये। तो यही अंडरस्टैंडिंग वाला प्रूफ है बेसिकली इसका। अगर मैं ब्लॉक का वॉल्यूम V ले रहा हूं, अगर उससे मैं फ्लूइड के अंदर इमर्स कर रहा हूं, तो उसके कारण क्या हो रहा है? इतने वॉल्यूम का, इतने मास का फ्लूइड जो है वो ऊपर जा रहा है, ऊपर आया। तो या इसके भी उतना ही फोर्स लगेगा। कितना रहेगा वो? वॉल्यूम टाइम्स रो इंटू जी, वॉल्यूम टाइम्स रो इंटू जी। जहां पे वॉल्यूम होगा इसका ब्लॉक का वॉल्यूम, तो वही एक्चुअली तुम्हारा फ्लूइड का डिस्प्लेसमेंट होगा। सही बात है? ठीक है, इंटू रो अगर मैं कर दूं, इंटू रो अगर मैं कर दूं तो वो मास हो जाएगा, और इंटू जी कर दूं तो वो फ्लूइड का वेट हो जाएगा। तो जितना फ्लूइड का वेट होगा उतना ही इसका बियॉन्ड फोर्स रहेगा। इतना क्लियर है? हाँ अच्छा, कहना है बियॉन्ड फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। तो आउटर स्पेस में बियॉन्ड फोर्स कितना होगा? 0। क्या आउटर स्पेस में बियॉन्ड फोर्स कितना होगा? zero। 0। सही बात है? तो यार बेसिकली अगर स्पेस में कोई पूल है और तुम पूल के नीचे आ रहे हो तो तुम पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? बिकॉज ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है। सही है? तो या बियॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्ले। तुम्हें इतना स्टेटमेंट याद रखना है, सारे फ्लोटेशंस के क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। इसके आगे हम लोग थोड़े क्वेश्चन देखते हैं फ्लोटेशंस के। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ, ऑब्जेक्ट कभी सिंक होते हैं और कभी फ्लोट होते हैं? हाँ, हाँ ये जरा सोच के बताओ मुझे, ऑब्जेक्ट कब सिंक होते हैं और कब फ्लोट होते हैं? हाँ, जब उनका डेंसिटी वेट। जब डेंसिटी उससे ज्यादा रहेगा क्यों बेसिकली? फ्लूइड से क्यों ऐसा? ज्यादा बियॉन्ड। डेंस रहेगा। देखो, हम लोग को ये तो पता चल गया है, हम लोग को ये तो पता चल गया कि बियॉन्ड फोर्स ऊपर लगेगा। हाँ। कहने से इस पे ग्रेविटी नीचे लगेगी, हम्म, हम्म, और उसका वैल्यू कितना रहेगा? लेट से सिग्मा ब्लॉक का डेंसिटी है, तो वॉल्यूम टाइम सिग्मा ब्लॉक का मास हो गया, इंटू जी कर दूंगा तो ब्लॉक का वेट हो गया। तो ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना है? यहां पे मैं लिख रहा हूं बेसिकली नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन ब्लॉक। ये कितना है?
कैन आई से आई कैन राइट वी रो जी डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड कर रहा हूं मैं, वी सिग्मा जी माइनस वी रो जी, तो मैं वी जी कॉमन ले रहा हूं, अंदर बचेगा सिग्मा माइनस रो। अच्छा ये नेट फोर्स डाउनवर्ड है, हाँ या ना? ठीक है। अच्छा अगर बेसिकली केस 1 तुम्हारा सिग्मा ज्यादा है रो से, तो कहना है डाउनवर्ड फोर्स पॉजिटिव रहेगा और अपना ब्लॉक जो है वो नीचे सिंक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अगर ब्लॉक का यहाँ पे दिख रहा है, उसका रीजन अभी पता चल रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी या फिर ऑब्जेक्ट का एवरेज डेंसिटी फ्लूइड के डेंसिटी से ज्यादा है, तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे उसका ग्रेविटी का फोर्स बियॉन्ड फोर्स से ज्यादा हो जाएगा, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स पॉजिटिव होगा, एंड दैट्स द रीजन यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट विल सिंक। और सेकेंड केस क्या ले रहे हैं हम लोग, कॉन्ट्ररी, कि अगर तुम्हारा सिग्मा लेस देन रो है, मीनिंग ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी है वो फ्लूइड के डेंसिटी से कम है, तो इसके कारण क्या होगा, फ्लोट होगा। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है मेरा सिग्मा माइनस रो जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव है, मतलब एक नेट अपवर्ड फोर्स रहेगा इस पे, हाँ या ना? हाँ एंड दैट इज एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। इतना क्लियर है ऑब्जेक्ट क्यों फ्लोट होगा और क्यों सिंक होगा उसके डेंसिटी पे? लिखो इतना, चलो ठीक है। तो अभी मुझे तुमसे एक क्वेश्चन है, जो मॉडर्न डे शिप्स है, जो हाँ। मॉडर्न डे शिप्स है वो कौन से मटेरियल से बनी हुई होती है? स्टील स्टील, स्टील। या बेसिकली जो भी, स्टील बोलो एल्यूमिनियम बोलो जो भी हो, मेटल से बनी होती है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं मॉडर्न शिप्स, पहले तो ऑब्वियसली मेटल, ये मेटल से बनी होती है बेसिकली, स्टील, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील एंड ऑल दो स्टफ। ठीक है, पहले तो वुड से बनी होती थी, तो तब सवाल ही नहीं होता। तो अभी बेसिकली जो मेटल की शिप्स है पानी पे क्यों फ्लोट होते हैं? मेटल का डेंसिटी तो ज्यादा है, तो ये शिप से पानी पे कैसे फ्लोट होते हैं? शेप की वजह से हाँ, शेप की वजह से शेप की वजह से। वो ज्यादा फ्लैट होता है ना, तो उसका बियॉन्ड हाँ फोर्स भी उतना लगता है ज्यादा। अरे बट यहीं पे हम लोग ने एक फंडा देखा है, तो फिजिक्स का लॉ है कि अगर डेंसिटी ज्यादा है तो सिंक होना ही होना है। यहाँ पे कुछ आ रहा है क्या हमें, शेप वेव का कुछ आ रहा है क्या? रिजल्ट, रिजल्ट में एक ही चीज आ रहा है, अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज्यादा है फ्लूइड से तो उसे सिंक होना ही होना है, और अगर उसका डेंसिटी कम है तो उसे फ्लोट होना ही होना है, बस। उसका यहाँ पे शेप को लेकर कुछ आया ही नहीं हमारे पास। सरफेस एरिया काफी ज्यादा है ना वो। तो उससे क्या हुआ, डेंसिटी तो ज्यादा है ना मेटल का, हाँ, मेटल का डेंसिटी तो ज्यादा। अच्छा मुझे ये बता, बट वो बियॉन्ड फोर्स से ज्यादा नहीं होगा तो फिर वो फ्लोट होगा अच्छा ना। मुझे ये बता, अगर मैंने बहुत बड़ा शीट लिया, हम्म, मेटल का एक बहुत बड़ा शीट लिया, क्या वो सिंक करेगा या फ्लोट करेगा? फ्लोट फ्लोट करेगा। नहीं, फ्लोट होना चाहिए नहीं फ्लोट करेगा, सिंक होगा वो, हाँ सिंक होगा। ऑब्वियसली सिंक होगा वो, ऑब्वियसली सिंक होगा। कैसे फ्लोट करेगा? ठीक है, तो या तुमसे मैं क्वेश्चन यही पूछा, तुम लोग बोल रहे हो यार इसे फैला देते हैं नीचे से, उसका शेप ऐसा रखते हैं, बट यहाँ पे तो बेसिक ही बता रहा हूँ ना मैं, कि वो तो मेटल से बना है, सिंस वो मेटल ऑब्वियसली, ये मत बोलो कि मेटल के थिन फॉइल से बना हुआ शिप है वो, बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल से बड़ा बना होता है। तो यार मेटल के शेप सिंक क्यों नहीं हो रहा है पानी में? इतना अच्छे से फ्लोट क्यों हो रहा है? ये मेरा क्वेश्चन है, सोच के बताओ जरा। तो बेसिकली इसका आंसर है इफेक्टिव डेंसिटी, इफेक्टिव डेंसिटी। तो बेसिकली अगर मैं शिप देखूं, ये तो बोट बना रहा हूं मैं, बट फिर भी अगर मैं शिप देखूं, तो या कहना से अंदर से ये हॉलो रहता है, अंदर से ये हॉलो रहता है, जिसके कारण अगर मैं इसका इफेक्टिव डेंसिटी देखूं, तो या इफेक्टिव डेंसिटी तो कम होता है देन वाटर, एंड दैट्स द रीजन ये फ्लोट करता है। तो समझ में आ रहा है? तो या डेंसिटी ही एक की फैक्टर है फ्लोट होने के लिए। सही है, कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा सिंक होगा वो सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी पे ही डिपेंड करेगा। बट यहाँ पे बात आ जाती है इफेक्टिव डेंसिटी की, बिकॉज पूरा का पूरा शिप जो है वो एक मेटल का ब्लॉक नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारी खाली स्पेस होती है, उसका जो आउटर कवरिंग है वही मेटल का बना हुआ था, लेकिन एक्चुअली मोस्ट ऑफ द पार्ट तो एम्प्टी है ना, एंड दैट्स द रीजन ये फ्लोट होता है। समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, लिखो ये
ठीक है, तो अभी हम लोग फ्लोटेशंस के क्वेश्चन करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट कैसे होता है, सिंक कैसे होता है, सही बात है। अच्छा, तो लेट से यहां पे मैं कंटेनर ले रहा हूं, यहां पे आई विल बी टेकिंग अ कंटेनर, सही है। और लेट से ये जो कंटेनर है ये किसी फ्लूइड से भरा हुआ है, सो या मोस्टली फ्लूइड को हम लोग ब्लू से ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सो ये जो है ये फ्लूइड से भरा हुआ है, ठीक है। और लेट से ये फ्लूइड का जो डेंसिटी है वो है सिग्मा, फ्लूइड का डेंसिटी सिग्मा। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूं और ये जो ऑब्जेक्ट है मैं इस पे फ्लोट करवा रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट को मैं इस पे फ्लोट करवा रहा हूं, ठीक है। लेट से इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए और इस ऑब्जेक्ट का टोटल हाइट है स्मॉल एच, समझ में आ रहा है, हाँ ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी है रो, इस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी रो। तो तुम्हारा क्वेश्चन यही है, तो ऑब्वियसली जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है क्या वो एकदम सरफेस टू सरफेस फ्लोट करता है? ऐसा कभी ऑब्जेक्ट फ्लोट होगा क्या? पक्का। ऑब्वियसली थोड़ा तो अंदर जाता है ना वो, हम्म। ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट थोड़ा तो अंदर जाता ही है या ना, हाँ। ठीक है। तो हाँ वही बेसिकली मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूं, माना कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डेंसिटी जो है वो फ्लूइड के डेंसिटी से कम है, यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि रो इज लेस देन सिग्मा, ठीक है। तो पूछा क्या है, ये ऑब्जेक्ट का कितना हाइट पानी के अंदर रहेगा या फिर फ्लूइड के अंदर रहेगा, लेट से मैं से एच डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और कितना हाइट पानी के ऊपर रहेगा, ये तो बेसिकली एच माइनस एच डैश ही रहेगा, हाँ या ना। हम्म, तो बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा ये है कि एच डैश का वैल्यू बताओ, और दूसरा क्वेश्चन ये बताओ कि कितना परसेंटेज वॉल्यूम इज सबमर्ज्ड इन वाटर, सबमर्ज्ड इन फ्लूइड लिख दो। समझ में आया क्वेश्चन? हाँ चलो सोचो इसे अच्छे से, ठीक है। तो बेसिकली यहां पे हो क्या रहा है देखो, सबसे पहले हम लोग जो ब्लॉक है, ब्लॉक पे नेट कितने फोर्सेस लग रहे हैं ये लिखेंगे। अच्छा, ब्लॉक का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और उसका हाइट एच है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा नेट ब्लॉक का, कहने से ए एच के बराबर होगा, हाँ या ना। तो ब्लॉक का मास कितना रहेगा अगर इसका डेंसिटी में रो ले लू तो, बोलो। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो रो ए एच रहेगा, हाँ या ना। हम्म। तो एम जी नीचे लगेगा ब्लॉक को, विच इज नथिंग बट रो ए जी एच के बराबर, जो वेट है वो नीचे लगेगा, सही है। अच्छा, ऊपर कहना से ऊपर बियॉन्ड फोर्स लगेगा, उसका वैल्यू कितना रहेगा, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड के बराबर रहेगा। तो कहना से इतना फ्लूइड डिस्प्लेस किया हुआ, इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ एफ वी एफ लिख रहा हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, ये कितना हो जाएगा, कहना से एच डैश टाइम्स क्रॉस सेक्शन एरिया, हाँ या ना। तो मास ऑफ फ्लूइड कितना रहेगा, मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम टाइम्स सिग्मा, बेसिकली वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड कितना रहेगा, इसी चीज को मुझे जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये समझ में आया। तो बियॉन्ड फोर्स कितना होता है अपना, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड के बराबर होता है, तो ये कितना हो जाएगा, एच डैश ए सिग्मा जी के बराबर, हाँ या ना। अच्छा, सिंस और कोई फोर्स लग रहा है इस पे, नहीं, तो सिंस ये इक्विलिब्रियम पे, तो बियॉन्ड फोर्स और इसका जो ग्रेविटी का फोर्स है इक्वल होना चाहिए, तो रो ए जी एच जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एच डैश ए सिग्मा जी के बराबर, सही बात है। तो यहां से क्या मिल रहा है, जी जी कैंसिल आउट हो रहा है, ए कैंसिल आउट हो रहा है, तो एच डैश कितना आएगा, कहना है से रो इंटू एच बाय, सॉरी कितना हो जाएगा, एच टाइम्स यहां पे लिख दूंगा मैं रो बाय सिग्मा, हाँ या ना। हम्म। ओके, सो या बेसिकली हाइट पे भी डिपेंड करता है, अगर लंबा ऑब्जेक्ट ले रहा हूं मैं तो ज्यादा नीचे सिंक करेगा वो, तो सिर्फ डेंसिटीज पे डिपेंड नहीं करता हाइट, वो हाइट पे भी डिपेंड करता है, कितना हाइट वो, कितना हाइट का ऑब्जेक्ट है,
तो जितना ज्यादा हाइट का ऑब्जेक्ट है उतना ज्यादा नीचे भी जाएगा वो, सही है। हम्म, अच्छा, ये हो गया मेरे पहले पार्ट का आंसर। दूसरे पार्ट का आंसर क्या होगा? बेसिकली परसेंटेज वॉल्यूम निकालना है, परसेंटेज वॉल्यूम सबमर्ज्ड। कहना चाहिए इस केस में होगा ये ए एच डैश अपॉन ए एच के बराबर। ए एच डैश तो जितना वॉल्यूम अंदर सबमर्ज्ड है वो, जितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड है उतना ही है, और ए एच तो टोटल वॉल्यूम है। ए कैंसल, ये बन जाएगा बेसिकली एच डैश अपॉन एच इंटू 100 भी हो जाएगा परसेंटेज निकालने के लिए, बट अभी के लिए रहने दो। तो एच डैश के बदले सब्स्टिट्यूट करूंगा, बेसिकली यहाँ पे एच डैश अपॉन एच निकालना है ना, कहना है ये रो अपॉन जी सिग्मा के ही बराबर है, हाँ या ना? सो या इसमें तो क्लियर है, ये लिखो इतना। चलो इसके आगे और एक इस क्वेश्चन को एक्सटेंड करके बताता हूं मैं क्या करना है। सो बेसिकली अभी इसी का एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। टाइटैनिक के केस में क्या हुआ था? बेसिकली लेट्स से यहाँ पे समंदर है, यहाँ पे अपना टाइटैनिक मस्त में चल रहा है, और बहुत सारा फॉग था एक्चुअली, तो इसलिए कुछ ज्यादा दिखाई नहीं दिया। तो हुआ क्या, एक बहुत यहां पे छोटा सा टिप दिखा बेसिकली एक। तो ये जब नजदीक आया ना, तब उन्हें पता चला यहाँ पे एक आइसबर्ग है। उनको लगा एक छोटा सा आइलैंड है, फिर कुछ तो रहेगा, साइड में टर्न मार के निकाल लेंगे। लेकिन बहुत लेट उनको रियलाइज हुआ कि ये एक्चुअली एक आइसबर्ग है। तो ये एक्सपीरियंस लोगों को पता था आइसबर्ग एक बहुत छोटा सा पोर्शन ऊपर रहता है, नीचे एक बहुत बड़ा पोर्शन रहता है। बेसिकली आइसबर्ग का फंडा क्या है, ऊपर सिर्फ 10% रहेगा, बाकी 90% आइसबर्ग पानी के नीचे रहता है। सो ये एक्चुअली ये टाइटैनिक से भी बड़ा था आइसबर्ग, सही बात है। तो ये आइसबर्ग से एक्चुअली टकराया टाइटैनिक, ठीक है। तो बेसिकली यहां से हमें क्या पता, आइसबर्ग जो है, तो तुम लोग ने बेसिकली वो कहावत तो सुनी होगी ना, टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो यार टिप ऑफ द आइसबर्ग बहुत छोटा है कंपेयर टू द एंटायर आइसबर्ग, सही है। तो चलो यहाँ पे हम लोग एकदम एक्यूरेटली अज्यूम करते हैं, एक्यूरेटली होता तो नहीं इतना, पता अज्यूम करते हैं कि 10% ऊपर है और 90% नीचे है, ठीक है। और एक्चुअली समंदर के पानी का डेंसिटी ज्यादा ही होता है, बट लेट से इसे अज्यूम कर लो समंदर के पानी का डेंसिटी, अच्छा सिंस ये फ्लूइड है ना, इसका डेंसिटी को सिग्मा के बराबर ले लूंगा मैं। लेट्स इसका सिग्मा ले लेंगे प्रॉपर 1000 kg पर मीटर क्यूब, सही है। अब मुझे आइस का डेंसिटी बताओ तुम लोग। यहाँ पे फंडा तो दिख रहा है ना, जो परसेंटेज वॉल्यूम है, वो तो सिर्फ डेंसिटी, सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ना शेप पे डिपेंड कर रहा है, ना वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, सही है। अच्छा, जितना हाइट ऑब्जेक्ट का नीचे आ रहा है वो ऑब्जेक्ट की हाइट पे डिपेंड कर रहा है फॉर श्योर, लेकिन जो परसेंटेज वॉल्यूम जितना इमर्स्ड है पानी के अंदर, वो तो तुम्हारा हाइट या फिर शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो सिर्फ डेंसिटीज पे डिपेंड कर रहा है, वाटर का डेंसिटी और वो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी। तो यहाँ पे तुम लोग को मैंने बता दिया 10% ऑफ द वॉल्यूम ऊपर है, 90% ऑफ द वॉल्यूम सबमर्ज्ड है, और मैंने तुम लोग को पानी का वॉल्यूम भी अज्यूम करने बोल दिया, लेट्स से 1000 ले लो। अभी आइसबर्ग का मुझे वॉल्यूम बताओ, ये बताओ डेंसिटी बताओ। बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है हमें परसेंटेज वॉल्यूम जो है वो क्या है, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम मेंबर्स इज डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू 100 वाला पार्ट तो देखना ही है। बेसिकली ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, वॉल्यूम इमर्स्ड अपॉन नेट वॉल्यूम, हाँ या ना, सही है। सो बेसिकली ये याद रखना है तुम्हें। सो इस केस में बेसिकली जैसे मैंने बताया, तुम्हारा 10% वॉल्यूम ऊपर है, 90% वॉल्यूम नीचे है, तो वॉल्यूम इमर्स्ड अपॉन नेट वॉल्यूम करने जाओ, कहना है वो 9/10 के बराबर आएगा। वॉल्यूम इमर्स तो 90% है, तो मैं 90 लिख दूंगा, और टोटल वॉल्यूम तो 100% है, तो 9/10 हो जाएगा वो, हाँ या ना। इसी चीज को मैं लिख दूंगा रो, जो मुझे पता नहीं इसका डेंसिटी, रो अपॉन सिग्मा, पानी का डेंसिटी 1000 ले रहा हूं मैं, तो यहां से रो का वैल्यू कितना आ रहा है, कहना है 900 आ रहा है केजी पर मीटर क्यूब। तो या आइस का वॉल्यूम, आइस का डेंसिटी लगभग लगभग 900 के आसपास रहता है, एंड दैट्स द रीजन आइस अगर तुम पानी में डालोगे तो 10% ही ऊपर रहेगा, 90% नीचे सबमर्ज रहता है उसका वॉल्यूम। इतना क्लियर है? चलो लिखो इसे एकदम अच्छे से।